मेन जो आपको मिला है दैट इज फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल, है ना? तो लास्ट क्लास का भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। हाँ, माइक ओके। अच्छा, पहले मुझे वन बाय वन चलेंगे रदरफोर्ड के पहले ऑब्जर्वेशन, ठीक है? और मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा। रदरफोर्ड के केस में आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास आल्सो, क्या बोला था मैंने? तीन आपको क्या मिले थे? ऑब्जर्वेशंस। ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस ही गेव अस 3 कंक्लूजन, ठीक है? रदरफोर्ड मॉडल याद है? किसके ऊपर क्या अप्लाई किया था इसको? गोल्ड पॉइंट। उसका भी रीजन है कि गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल and he needs the thickness of that point which should be equal to only one layer thick, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट 3 जो उसके ऑब्जर्वेशन थे आप बोलेंगे बेटा। यस, कैसे फाइंड आउट किया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी? इज इट ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? यस मैम Most of the alpha particles pass through the state. Most of the alpha particles went through state. It proves that most of the space in the atom is empty. Second बोलो मैम, very few positively charged alpha particles did not got deflected. This means that atom also contains atom does not contain positive charge. नहीं, contains positive charge. Deflection का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या हो गया? रिपल्शन हो गया। तो सेकंड कंक्लूजन क्या मिला? कि there is something positively charged, positive charge is present at the center. What is the third? बोलिए। 1 out of 20,000 alpha particles got deflected like that. So it was in the center, so they concluded that most of the mass of the atom is concentrated at its center. At the center. And then they named it nucleus. उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। तो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। Then he gave the structure of atom. What is that? Most of the part is empty and something heavy and positively charged is present at the center, ठीक है? उसको उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है? अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि he gave the dimension of nucleus as well as ये atom, ठीक है? तो रेडियस की अगर मैं आपसे बात करूं तो एटम का रेडियस उसने कितना बोला? 10 to the power -12, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट द न्यूक्लियस? 10 to the power -14 मीटर। ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है? और ये है आपका मैम 10 power -44 का ना? -10 है आपका, इसको 10 कीजिए, 10 is 5. ठीक है? अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखो जरा, थोड़ा सा सोचिएगा। क्रिकेट का स्टेडियम सब लोगों ने देखा होगा। तो इफ यू कंसीडर द बॉल देखिए सब लोगों ने, क्रिकेट में जो यूज होती है बॉल, ठीक है? वो बॉल आप सेंटर में रखिए स्टेडियम में, तो दैट इज द न्यूक्लियस। इमेजिन द बॉल ऑफ क्रिकेट एज न्यूक्लियस और 5 किलोमीटर का उस पर क्या खींचेंगे? क्या खींचेंगे 5 किलोमीटर का सर्कल? सोचिएगा, दैट विल गिव यू द एटम, ठीक है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? -5 का है। तो अब एटम ही नजर नहीं आता, फिर आप उसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी अगर आप नॉर्मल हम जो बात करें क्रिकेट बॉल को अगर मैं न्यूक्लियस कंसीडर करती हूँ तो आई हैव टू ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस है आपका एटम का और इसका, ठीक है? फिर इसके बाद बात आती है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये हमने क्लास में भी किया था। क्या प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे ड्रॉबैक में?
particle, but he couldn't explain the stability of atom. Why? Because there is a phenomena, charged particle when it moves in circular motion, it Yes, eliminates acceleration. radiation. Okay? And while doing it, while eliminating energy, there will be a time The orbit will when all shrink. the energy of the electron would be zero. In that situation, electron falls on the Nucleus. nucleus. ठीक है? But it doesn't happen. होता है कि एटम कैसा है आपका स्टेबल. तो Rutherford couldn't explain the stability of atom. ठीक है? यहाँ तक वो आपका मॉडल अच्छा था. हाँ, ये ड्रॉबैक है किसका? रदरफोर्ड मॉडल का. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप अच्छे से लिखते आइएगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आगे आपकी और अच्छी वाली चीजें शुरू होंगी, आपको अच्छा लगने वाला है. ठीक है? नेक्स्ट ये फिर मॉडल एक्सप्लेन किया था किसने? बोहर ने एक्सप्लेन किया था. लेकिन बोहर मॉडल तक जाने से पहले हमको और भी चीजें सीखनी, राइट? क्योंकि अब बात क्या आएगी? डुअल नेचर ऑफ लाइट. सुने आप लोगों ने एक बार? हाँ, अभी हम थोड़ा सा रेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है. डुअल नेचर का मतलब समझते हैं? लाइट जो है रेडिएशन से समटाइम्स दे बिहेव एज वेव और समटाइम्स दे बिहेव एज पार्टिकल. ठीक है? तो अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं. तो बहुत मॉडल से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, और उसमें सबसे पहले आता है आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट. ठीक है? डुअल नेचर ऑफ लाइट में अब आपको तो क्लियर हो गया, लाइट इज डुअल नेचर, बट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम हाउ डज इट बिहेव, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है. मतलब ये प्रेडिक्ट नहीं हम कर सकते कि अभी लाइट कैसे बिहेव करेगी, वेव की तरह से करेगी या फिर पार्टिकल करेगी, दोनों तरह से. ये फिक्स हो गया, बट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते वो क्या होगा एट दैट मोमेंट, वो ठीक है. तो देयर आर मेनी फिनोमेना व्हिच कैन बी explained on the basis of wave nature, or there are many phenomena which can be explained on the basis of particle. ठीक है? समझ में आया? तो वेव नेचर में जैसे आपका आता है, वेव नेचर में मैं आपको बता रही हूँ. वेव नेचर इज लाइक, वेव नेचर में आपका एक चलता है डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन, ठीक है? एक आपका फिनोमेना है इंटरफेरेंस. ठीक है? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर में एक आएगा आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये सब पढ़ने वाले हैं हम अभी आगे. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है? एक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इलेक्ट्रिक. ठीक? तो अब लाइट दोनों चीजें, मतलब ये फिनोमेना है. अगर कोई भी आपका रेडिएशन डिफ्रेक्शन शो कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? इट इज शोइंग रेडिएशन. इफ इट इज शोइंग इधर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और यू नो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप किस चीज पे एक्सप्लेन करेंगे उसको? पार्टिकल. ठीक है? तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट वेव नेचर. ठीक है? तो पहले आप मुझे बताइए डिफ्रैक्शन क्या होता है? जानते हैं आप डिफ्रैक्शन के बारे में? फिजिक्स का ग्रामर साउंड भी वेव. नहीं, साउंड वेव है और कुछ. There are two types of waves, electromagnetic and वो ठीक है, पर डिफ्रैक्शन साउंड वेव का नहीं है. डिफ्रैक्शन इज क्या होता है? हाँ? क्या होता है कि when a light ray is travel, ठीक है, and if you put some you know sharp object like blade जानते हैं आप लोग? हाँ? कुछ ऐसा नाइफ का एक शार्प वाला एज आपके रखा, तो लाइट क्या होता है? थोड़ा सा बैक होता है. दिस इज डिफ्रैक्शन. समझ में आया? When you put any sharp object in the pathway of light, कितना होता है? लाइट वहां से थोड़ा सा बैक. ये है आपका तो मतलब रिफ्रैक्शन बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन में भी लाइट बैंड होती है. रिफ्लेक्शन अलग फिनोमेना है, उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है ना आपको. Same इट अकर्स व्हेन देयर इज चेंज इन मीडियम, है ना? And रेयर और जो आपका इसमें तो सेम ही होगा मीडियम. यहाँ मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो आप. सिंपली क्या कर रहे हो? एक आपने ब्लेड रख दिया लास्ट में, तो उसके एज से थोड़ा सा बेंड होती है.
दिस इज डिफ्लेक्शन. ठीक है. इंटरफेरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स. अब ये सब आएगा आगे, है ना. ये नाम अभी आप नोट करिए. सिर्फ इसलिए है कि हम मतलब कौन से फिनोमेना हम वेव नेचर के ऊपर बोल सकते हैं और कौन से. अच्छा ये बताइए, लोअर क्लासेस में आपने वेव्स के बारे में पढ़ा है एवरीवन? थोड़ा भैया ये शब्द मुझे जरा कम समझ में आता है. थोड़े की क्या लिमिट है? आप मुझे ये बताइए क्या क्या पढ़ा है. साउंड के बारे में पढ़ा है. साउंड के बारे में पढ़ा है. ओके. और समझे मैंने फुल इंफॉर्मेशन वेब के बारे में क्यों बोलिए. वेव की बात करेंगे. एक जनरल वेव कैसे है? ठीक है. मैंने कैसे सिंपल कोई भी वेव अभी डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे. सिंपल वेव्स के टर्म्स अपने तो होने हैं. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ. ठीक है. और जो पीक आपके अपसाइड है उनको क्या बोला जाता है? क्रस्ट. ठीक है. नीचे वाले क्रस्ट. ठीक. तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज वेवलेंथ. है ना. क्या है ये? वेवलेंथ. ठीक है. तो अब आप थोड़ा सा वेवलेंथ का डेफिनेशन नोट करेंगे. Wavelength denoted by this sign and it is the distance between two consecutive crust or trough. ठीक है. Distance between two consecutive crust and or trough. ठीक है. Denoted by lambda. Sign क्या है ये? lambda. और इसका यूनिट क्या रहता है? आप ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या रखेंगे? बोलिए. मीटर, सेंटीमीटर. बट वी आर टॉकिंग अबाउट वेव. तो जनरली अब आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेयर यूनिट्स विल बी एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर. ये मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे. अब आपका वो सब यूज. ठीक है. एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर. ठीक है. तो डिस्टेंस आप 10 सेंटीमीटर मीटर में कर सकते हैं. तो वेवलेंथ आपको समझ में आया सब लोगों को? ठीक है. नेक्स्ट ये एक आपका दिस इज नोन एज मीन पोजीशन. राइट. क्या है ये वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया है? दिस इज मीन पोजीशन एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस एट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ठीक है. दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू वन साइड. इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. ठीक है. ओके. नेक्स्ट आता है आपका फ्रीक्वेंसी. ओके. एम्पलीट्यूड क्लियर है सब लोगों को? अगेन इट इज डिस्टेंस. तो यूनिट क्या रहने वाला है? मीटर, सेंटीमीटर. वही रहेगा आपका डिस्टेंस का यूनिट है. नेक्स्ट है बेटा आपका फ्रीक्वेंसी. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. फ्रीक्वेंसी बताएंगे आप लोग मुझे? आदित्य ये सोहम बताएंगे. फ्रीक्वेंसी बोलिए क्या होता है? The number of times wave passes through a given point in one second. क्या है ये? Frequency is the number of waves. ठीक है. Coming out from the source in 1 second. Right? Number of waves coming out from the source in 1 second. ठीक है. ये नहीं बात. तो फ्रीक्वेंसी आप देखो सिंबल ध्यान से. हम जो यूज करने वाले हैं फॉर द अपकमिंग फॉर्मूला, ऐसे आप 2 बनाइए और इसको ऐसे मोड़ दीजिए. दिस सिंबल इज न्यू. NU. क्या बोलते हैं इसको? न्यू. बहुत सारी बुक्स में आपको ये NB मिलेगा. दोनों सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को. बट मैं यूज करने वाली हूँ न्यू. NU. ग्रीक सिंबल रहते ना अल्फा बीटा गामा उसी का ऐसे समझ लीजिए. अलग से सिंबल है फ्रीक्वेंसी का न्यू. तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड. ठीक है. अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन
In which case frequency is greater? फर्स्ट वाले केस में ले लेगा, फर्स्ट वाले केस में फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है। हाँ, नंबर ऑफ वेव्स कहाँ पे आ रहे हैं? अगर आप कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करें, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट तक लिया है, यहाँ तक लिया है, ठीक है, इतना ही गैप अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको कहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स ग्रेटर मिलते हैं? फर्स्ट केस। Also, greater the wavelength, lesser is the frequency. That in हाँ, most which point है? So that's why उस वाले में ज्यादा फ्रीक्वेंसी इधर आ गया, ठीक है। चलिए, फ्रीक्वेंसी के बाद एक रहता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था? ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन कहाँ से आप चेक करेंगे? ये आपने जैसे यहाँ से वेव आपकी चल रही है, वापस ये इधर पॉइंट पे ये, ठीक है, वन आपका फुल आपका ये ऑसिलेशन, समझे? अभी आपने फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे, पेंडुलम। देखो यहाँ से आप ऐसे समझो, चलो इसको एज्यूम करो पेंडुलम। देखो जरा ध्यान दे, वेव पेपर कहाँ से कहाँ तक होता है? वही मैं आपको बता रही, यहाँ से आप स्टार्ट किए, ये पूरा वन प्लस टाइम वन टर्न। ये देखो आपने घड़ी में, हाँ ये पेंडुलम है ना आपके पास, इधर ध्यान दो। अगर आप अभी सोचो कि रुका हुआ है सेंटर में, ये सिचुएशन है, तो दिस इज द मेन पोजीशन। आप वेव की तरह से एज्यूम कीजिएगा, ये इधर मूव किया, एक साइड आपको क्या हुआ, प्रेस बना, फिर ये वापस मेन पोजीशन पे आया, फिर उधर गया, ड्रॉप क्या बना, ड्रॉप बना, फिर वापस आया, फिर प्रेस बना, फिर ड्रॉप। तो ये चल रहा है आपका पेंडुलम मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको हम वेव की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो वन कंप्लीट रोटेशन, इधर मूव किए मेन पोजीशन से, फिर मीन को क्रॉस करके उधर गया, फिर वापस में आया, तो ये क्या हुआ आपका वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। व्हाट इज द यूनिट? बोलिए आदित्य, यूनिट क्या रहेगी टाइम पीरियड की? सेकेंड, मिनट, टाइम ही तो है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन इन कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो यूनिट क्या रहने वाला इधर? मिनट, सेकेंड, आवर, व्हाटएवर, ठीक है। नाउ अनदर टर्म, ये चार आपके लिए नोट थे, एक और आपके को सीखना है, जिसको बोला जाता है वेव नंबर। वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार। न्यू अलग है और ये सिंबल अलग है। न्यू के ऊपर आपने एक थोड़ा सा बार लगाया है, तो ये सिंबल है किसका? वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, ठीक है। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स और व्हाटएवर जो भी आप ले रहे, समझ में आया? वेव नंबर यूनिट आप आगे लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मैं लैम्डा को किसमें कंसीडर कर रही हूँ? सेंटीमीटर में, तो आपका ये यूनिट क्या होगा वेव नंबर का? सेंटीमीटर, ठीक है। ये थोड़ी सी बात की हमने किसके बारे में? जनरल वेव के बारे में, ठीक। अब वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेव्स। इसे फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे, इतना डिटेलिंग अपने को नहीं चाहिए। तो बेसिक वेव नंबर क्या है? वेव नंबर आपको क्या है? वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स। वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितना नंबर ऑफ वेव्स आ रहा है उसको आप क्या बोलेंगे? वेव्स नंबर। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितना वेव्स आ रहा है, अच्छा, उसको हमने क्या बोला? वेव नंबर। अब ये 1 सेंटीमीटर आपका यूनिट ये चेंज हो सकता है, आप जो भी ले रहा है, ठीक है, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गए? टर्म समझ में आ गया सबको? एम्पलीट्यूड आपको मेन जो न्यूमेरिकल्स करने हैं मोस्टली बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इसके ऊपर चलेगा, ठीक है। ज्यादा ये आपको करना है। नेक्स्ट क्या है?
हाँ, so I was talking about types of waves. तो टाइप्स ऑफ वेव्स कितने लोग जानते हैं बताइए? इसमें एक हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दूसरी आपकी कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल, उसके हैं। सेकेंड वाला नहीं, नॉर्मल वेव्स करिए या अभी के लिए लॉन्गिट्यूडनल भी उसको बोलते हैं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने लिखा है, ट्रांसफर्स नॉर्मल उसको लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल भी चलता है। ठीक है, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा था कि नॉर्मल वेव क्या है आपका। मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है ना, मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसफर्स बता रही हूँ कि आपको डिफरेंस अभी हम नॉर्मल वेव भी कर सकते हैं। एनीवे, अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहाँ पे इसका इससे बेटर इसका एग्जांपल लिखो आप, क्या है? साउंड। वाटर वेव लिख सकते हैं, साउंड वेव। मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट या सन रेज। सन से जो रेज आ रही है, आपको पता है सन कहाँ है और हम कहाँ है? कितना डिस्टेंस है हमारे बीच में, है ना? और बीच में क्या प्रेजेंट है? फ्रॉम द सन टू अर्थ प्लैनेट से एयर है बीच में, एटमॉस्फेयर वैक्यूम, एटमॉस्फेयर कितने डिस्टेंस तक है? यस, only till the periphery. After that space is vacuum. हाँ वैक्यूम है ना। अर्थ के ऊपर बहुत कम डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर है, उसके बाद सारा क्या है? वैक्यूम है। तो जो सनरेज हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द वैक्यूम से ट्रैवल करके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सनलाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रैवल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से होते हैं? which do not require any medium for traveling. ठीक, तो यहाँ पे मेन पॉइंट आप यही लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। वेव्स के लिए वर्ड यूज किया था प्रोपेगेशन, ट्रैवलिंग इज नॉट ए करेक्ट वर्ड, बोल सकते हैं डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ठीक है, अब इधर आ जाइए, साउंड वेव। अभी आपके मेरे बीच में से एयर खत्म हो जाए, एज्यूम कीजिए, तो क्या होगा? है ना, आवाज नहीं आएगी, क्योंकि जो साउंड वेव्स है दे रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रैवल। समझ में आई बात? तो यहाँ पर क्या है? रिक्वायर्स ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ईएम वेव्स होते हैं एनर्जेटिक हाई एनर्जी वाले वेव्स है। साउंड वेव्स कैसे हैं? लो एनर्जी वेव्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए ये दीज वेव्स है ना, मैं अगर आपसे सपोज उधर से बात करूँ, उस रूम से बात करूँ, तो आपको मेरा वॉइस कैसा है? बहुत फीवर आएगा, आपको मेरा वॉइस बहुत लाउड लगेगा। आप पीछे बैठे हैं, आपको थोड़ा कम लगेगा, और थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है आपके मेरे बीच में, तो क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि साउंड वेव का एनर्जी धीरे धीरे क्या होता रहता है? कम होगा। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा साउंड वेव का एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपका एनर्जी है। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, व्हेन दे प्रोपेगेट, समझिएगा इस चीज को सब लोग, व्हेन दे प्रोपेगेट दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन प्रोपेगेशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और 10th में फ्लेमिंग्स रूल पढ़े थे आपने? ये स्ट्रेस फिंगर्स रोटेट की थी, तब आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए,
फ्लेमिंगो रूल हमने फ्लेमिंग रूल नॉट द फ्लेमिंगो, ठीक है, सॉरी ना। तो क्या है कि ये आपका पार्टिकल, अभी सब लोग जरा इधर देखो भाई, सपोज आपकी वेव ऐसे मूव कर रही है ये, तो इसके परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। फ्लेमिंग्स रूल अप्लाई नहीं करना है, आई एम सिंपली टेलिंग यू द डायरेक्शन। मैंने क्या बोला अभी आपको कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर आपकी वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये, समझ में आया, ठीक है। आपकी बुक में दिया है, हाँ, लुक एट द फिगर 2.6 इन द एनसीईआरटी। देखिए रेड कलर की एक वेव आपको नजर आ रही है, बुक है नहीं, है। इफ यू नीड बुक यू कैन हैव इट, मेरे को ले लीजिए, ठीक है। आपको नजर आया, देखिए रेड कंपोनेंट, रेड कलर की जो वेव है वो क्या है आपके कंपोनेंट, और ब्लू वाला क्या है मैग्नेटिक, और जो बीच में स्ट्रेट लाइन है दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, समझ में आया आपको? दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन प्रोपेगेशन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इसके कैसे भी घुमा लो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं, हमेशा कैसा रहेगा परपेंडिकुलर, ठीक। साउंड वेव ऐसा कुछ काम नहीं करेगा, साउंड वेव में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ इसीलिए इसके में नाम कहां से आया आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो इनकी प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ दिस वी आर कॉलिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाम से समझ में आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिकॉज ऑन प्रोपेगेशन दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक वेक्टर, ये फील्ड है, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी मिली, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दूसरा क्या समझे आप, क्या है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। आप इसको अच्छा नोट कीजिए, कुछ पॉइंट नोट करेंगे, अगर जिन लोगों ने लिख लिया है वो स्किप कर दीजिए। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, और इसी को ब्रैकेट में लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये जो पॉइंट्स हैं जो हम अभी लिखेंगे they belongs to electromagnetic wave theory, इसी की पार्ट है जो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। रेडी, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the energy is emitted from any source, the energy is emitted from any source, bracket में लिखिए, for example heated rod or filament. Have you seen the heated iron? अच्छा टोस्टर सब लोगों ने आई गेस देखा होगा, कभी उसको ध्यान से देखिएगा तो उसके अंदर एक ऐसे वायर रहता है, एक नेट रहता है वायर का, तो व्हेन यू आर यूजिंग द टोस्टर इट बिकम्स रेड हॉट। हैव यू सीन दैट रेडिश कलर? हीटिंग हीटर में भी रहता है, रूम हीटर पुणे में जरूरत नहीं होती है, बट नॉर्थ में जाएंगे तो सबके घर में आपको रूम हीटर मिलेगा, उसमें एक फिलामेंट रहता है, या हीटर इंडक्शन देखा हुआ नहीं बच्चे आजकल तक, वो भी कैसा होता है रेड हॉट, ऑयल रहती है उसमें, राइट। तो वो वहां से क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस आपके रेडिएशन निकल रहे हैं, तो वही पॉइंट मैं आपको लिखवा रही हूँ। द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, ब्रैकेट में लिखिए हीटेड रॉड और फिलामेंट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशंस को ही हम क्या बोल रहे हैं, वेव्स बोल रहे हैं, ब्रैकेट में वेव्स लिखिए, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड इट इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी, इट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, ठीक है।
आपको जो इंडक्शन से या जो आपको टोस्टर से जो आपको हीट निकल रही है उसी से आपकी ब्रेड टोस्ट बनता है, राइट? तो वो एनर्जी कैसी है? कॉन्टिन्यूअस है। उसको हमने एक और नाम दिया रेडिएंट एनर्जी, ठीक है? सेकेंड लिखिए, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ electric and magnetic fields. The radiations consist of electric and magnetic fields oscillating. The radiation consists of electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other. Oscillating perpendicular to each other. समझे? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वही आपको लिखना है, ठीक है? लिखा कंप्लीट? बोलो आगे कहां तक लिखा है? चलो मैं रिपीट कर रही हूँ. द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. ठीक है? थर्ड, हाँ जी, क्वेश्चन है किसी को? हाँ, अच्छा. हम किसकी बात कर रहे हैं? रेडिएशन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है? वो आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं. बाकी सब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके. थर्ड पॉइंट, द रेडिएशंस पजेस वेव कैरेक्टर. क्या नेचर है? रेडिएशंस का क्या है? वेव नेचर है. एंड ट्रेवल विद रेडिएशन मानी हीट, कुछ भी आप कर रहे हैं उसके रेडिएशन आ रहे हैं, उसका नेचर कैसा है? वेव नेचर है. ठीक है? द रेडिएशन पजेस वेव कैरेक्टर एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सनलाइट को माइंड में रखिए. वेलोसिटी ऑफ लाइट. रेडिएशन में कंफ्यूजन हो गया क्या? रेडिएशन का मतलब कोई भी आपका आयरन का सपोज एक पीस रेड हॉट कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वहां से रेडिएशन आ रहे हैं. वो रेडिएशन क्या है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है? ओके. तो हम क्या बोल रहे हैं कि दी रेडिएशन पजेस वेव कैरेक्टर, वेव नेचर है, और साथ में क्या है? दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. पढ़ा है 10th में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है? अगर ह्यूमन बीइंग उस स्पीड से रन करने लगे तो क्या होगा? हाँ? क्या होगा? सोचो. इफ यू आर रनिंग विद द स्पीड ऑफ सनलाइट, तो कर सकते ना कुछ भी. इनविजिबल हो जाओगे. इनविजिबल हो जाओगे. दिखोगे नहीं. हमारी आइज की भी एक लिमिट है. हाँ? क्यों? brain would not be able to process so many नहीं, क्योंकि फिर लाइट रिफ्लेक्ट होके बाउंस भी नहीं. अगर आप मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सनलाइट की जो स्पीड है उसको अटेंड करता है तो हमारे लिए इनविजिबल. वो इमेज रहती है. हाँ. बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला. अब फिजिक्स में बड़ी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. हाँ, अभी फिजिक्स में भी आएंगी ये सब चीजें. चलिए वापस आते हैं. तो अभी क्या हुआ? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका आपको क्या स्पीड मिला? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है? ओके. और बाकी क्लास पॉइंट क्या है? दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन. यहाँ तक की बात सबसे समझ में आ गई. अब हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक.
बहुत सारी हमारे पास वैरायटी है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी वेरी मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और हाउ वुड यू डिफरेंशिएट दीज वेव्स? वेव्स को कैसे सेपरेट करोगे? सनलाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना? तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे वेव्स को? यस, वेव्स कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। किसी भी वेव को हम अलग अलग कह सकते हैं। ये अब आपका जो आपने अभी नाम बोले थे, एक्सरे हो गया, माइक्रोवेव हो गया, है ना, गामा रेज हो गया, कॉस्मिक रेज हो गया, तो सब हम किस बेस पे डिफाइन करने वाले हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। और when we arrange this frequency or wavelength, so we are getting electromagnetic spectrum. समझ में आया? अब आपकी बुक में भी एक डायग्राम है और मैं ट्राई करती हूँ उसको यहाँ पर ओपन करने का। यस, चेक द फिगर 2.7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं उसके ऊपर क्लिक करो। वॉशरूम वगैरह जाना तो चले जाए करो। देखो बहुत अच्छा पार्ट है ये। पहले आपकी बुक वाला डायग्राम भी देखो। ये वेवलेंथ पे है क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी वेव सबको विजिबल है? आपकी बुक में थोड़ा अलग डायग्राम है बट अभी के लिए देखो, मैंने ये डायग्राम इस तरह का ड्रॉ किया था, आपको समझ में आ रहा? स्पेक्ट्रम में क्या करना है कि ये स्पेक्ट्रम आप दो फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर अरेंज है और सबसे पहले नाम क्या दिया है? गामा रे, ठीक है। और लुक एट द फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। So when you are moving from right to left to right, मैंने कुछ बोला, कहाँ मूव करें? Left to right. So what is happening? Frequency is decreasing. Frequency decrease हो रही है, समझ में आ रहा है? हाँ? और vice versa क्या हो रहा है? वेवलेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर मैं आपसे गामा रेज की बात करती हूँ तो गामा रेज का वेवलेंथ कैसा है? बहुत कम। ये नहीं बात, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसी है? बहुत हाई, ठीक है। गामा रेज का फ्रीक्वेंसी कैसा है? वेरी वेरी हाई। और वेवलेंथ कैसा हो जाएगा? कम। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये बात समझ में आई? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो गामा रेज हो गया बेटा। गामा रेज के बाद क्या आया? तो देखिए यहाँ पर ना ऐसे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि दिस फ्रीक्वेंसी से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक आपकी गामा रेज है। यू विल गेट रेंज, है ना। यानी इस रेंज तक हमने किसको कंसीडर किया है? गामा रेज, ठीक। गामा रेज के बाद किसका नंबर आया? एक्स रेज। एक्स रेज में एक्स रेज का मतलब क्या हुआ? बोलो भाई, आप बोलिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एक्सरे और गामा रेज का अगर फ्रीक्वेंसी कंपेयर करेंगे तो विच इज शोइंग लोअर फ्रीक्वेंसी? एक्सरे। और एक्सरेज का क्या हुआ? वेवलेंथ, ठीक है। एक्सरेज के बाद आपका क्या आया? यूवी। एक्सरेज के बाद क्या आया? यूवी अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो ये एक्सरे का रेंज हो गया, ये आपका क्या हो गया? यूवी। देन यूवी के बाद विजिबल। अब बीच में एक बहुत छोटा सा पोर्शन आता है जिसको हम देख पाते, ठीक है। हम सिर्फ देखिए पूरे स्पेक्ट्रम में हम सिर्फ इतना सा पोर्शन देख सकते हैं, इसी में हमारी सारी दुनिया आ रही है, सब जो दिख रहा है हमें, और उसको हम बोलते हैं विजिबल रेंज, ठीक है। तो विजिबल रेंज कितना रहता है? मैं आप ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, 400 to 700 नैनोमीटर,
नंबर्स वैरी होते हैं, मैं आपको ना सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ। कुछ बुक में आपको 428 कुछ इसमें से मिलेगा, बट आप माइंड में रखेंगे 400 to 700 नैनोमीटर इज द विजिबल रेंज। nanometer and angstrom of the units. नैनोमीटर हम कितना देख पा रहे हैं? 400 से सिर्फ कितना 700 नैनोमीटर तक की लाइट को हम देख सकते हैं। उसके अलावा हमें 8,000 angstrom, 800 nanometer. मैं तो सिंपल, मैंने क्या बोला, नंबर वेरी करेंगे, एग्जैक्ट नहीं है, बट ये सिर्फ हमारा याद रखने का तरीका है। ठीक है, 400 में कुछ अगर नंबर है तो वो आपको याद रखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने 400 से 700 से। ठीक, तो बिफोर विजिबल रीजन कौन सी रेज अवेलेबल है? अल्ट्रावायलेट। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका IR, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड के बाद है आपका माइक्रोवेव, जो हम घर पे यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है? माइक्रोवेव में एक आपका मैग्नेट्रॉन करके ये रहता है, पार्ट रहता है। ठीक है, वो वाइब्रेट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस माइक्रोवेव्स। ठीक, तो माइक्रोवेव्स इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, माइक्रोवेव्स के बाद क्या है आपका? रेडियो। अब रेडियो में आपकी बुक में भी उसने कैटेगराइज किया हुआ है, देखो रेडियो वेव्स के लिए है ना, FM, AM, राइट। FM सब लोग जानते हैं FM के बारे में, है ना, लेकिन पहले इंडिया में FM नहीं चलता था, FM बहुत बाद में आया। उससे पहले क्या चलता था? मीडियम वेव चलता था उससे पहले, मीडियम वेव। रेडियो वेव्स आप देखो, रेडियो वेव्स में अलग अलग है, FM है, AM है, इस बीच में मीडियम आएगा। ठीक है, लॉन्ग रेडियो पहले बहुत कम, वो विविध भारती बहुत कम रेडियो पे आया करते थे, अभी तो 24/7 हो गई है हर चीज। पहले टीवी भी ऐसा नहीं था, टीवी के टाइमिंग भी फिक्स थे। अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, उनको पता होगा बचपन में कैसे टीवी और रेडियो का क्या सीन रहता था। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें चेंज। तो रेडियो वेव्स आपको पता है, रेडियो कैसे एफएम कैसे वर्क करता है, वेव्स की फॉर्म में पूछ लो, ऐसा नहीं है आप मुझे पता नहीं स्विच ऑन करो कहाँ आ गए, वो नहीं पूछिए। एक्चुअली हाउ यू आर एबल टू गेट द साउंड। मुझे टीवी का पता है कि डिश जो होता है, एंटेना जो होता है, इट कैप्चर्स एंड देन उससे कन्वर्ट होता है, एंड इसलिए वो जो घर के ऊपर छत पे लगा रहता है डिश एंटेना, तो उसको एडजस्ट करके द no it is called a phenomenon। आती थी तो वो सैटेलाइट जो एंटीना पे जो आपका क्या स्टेशन बोलते हैं, वहाँ से क्या होता है, वेव ट्रांसमीटर होता है, वो वेव ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और इन वेव्स को मीडियम तो रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वो वहाँ से वेव्स चालू हुई और आपके रेडियो में होता है रिसीवर। रेडियो में देखो एक एंटीना भी लगा होता है, कई बार अगर नहीं प्रॉपर्ली आ रहा है तो रिसीवर होता है, तो वो वेव्स को कैच करता है और अंदर फिर से आपका कुछ डिवाइस रहता है जो उस वेव्स को वापस आपके सॉन्ग में चेंज करता है। इस तरह से मॉड्यूलर रेजोनेंट वाइब्रेशंस होते हैं कहने का और मतलब ओवरलैप होता है और इसलिए बन जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं आपका क्या है, वेव्स की वजह से ही पॉसिबल है ना। तो रेडियो वेव्स, चलो फिर वापस आते हैं। गामा रेज अभी उतना डिटेलिंग नहीं चाहिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए, गामा रेज, एक्सरे, यूवी, IR। ठीक है, आप देखो एक और आपको एक चीज बताती हूँ, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो हमारी जो विजिबल रेंज है वो क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप ऐसे समझिए, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द हायर। किधर जा रहे हो आप? वेवलेंथ उधर इंक्रीज हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है ना, फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये है अल्ट्रा वायलेट। तो इस रीजन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्लू से मतलब विबग्योर, ध्यान दीजिए क्या था आपका, विबग्योर। तो ये बी है वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद कौन सा कलर मिल रहा है आपको, वायलेट। एंडिंग कहाँ हुई, रेड। इसके बाद क्या मिला, इंफ्रारेड। आर यू गेटिंग इट, है ना। ठीक है, तो आपका जो विबग्योर है वो कहाँ से आ रहा है, विबग्योर से पहले क्या है, वायलेट कलर से पहले क्या है, अल्ट्रा वायलेट रीजन है। रेड के बाद क्या है, इंफ्रारेड। ठीक है, और वही जाता है। अभी थोड़ी देर सनलाइट में खड़े हो तो हाउ डू यू फील, सनलाइट में क्या क्या आ रहा है, चलो सनलाइट में यूवी रेज आती है। हाँ, और बस बस बस
फिर दिखता कैसे हमको? Visible light और UV और क्या है? एक्सरेज नहीं आते बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, पता होना चाहिए क्या है, बोलो। होते हैं सनलाइट में? पक्का? बोलो। कभी सोचा ही इस बारे में आज से पहले? क्यों भाई आदित्य बोलिए, कभी इस तरफ ध्यान दिया? सनलाइट क्या है, कैसा क्या हो रहा है? आज से पहले कभी सोचा? साइंस पढ़ते हो, साइंस के बारे में ध्यान ही नहीं है, ध्यान बातें करने में यार। चलो देखिए, सनलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूवी, विजिबल एंड आईआर। ठीक है, जो सन से आ रही है रेज, सन रेज जो है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेव्स, यूवी, विजिबल एंड आईआर। मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशंस आर चेक्ड बाय ओजोन लेयर, है ना? तो कुछ आते हैं अर्थ के ऊपर, मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशंस आर चेक्ड बाय ओजोन लेयर। तो हम तक आते आते यूवी बहुत कम हो गया, क्या रहा? विजिबल और आईआर। तो विजिबल इज हेल्पिंग यू इन सीइंग द ऑब्जेक्ट। व्हाट अबाउट आईआर? आईआर क्या है? हीटिंग इफेक्ट। आईआर प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। थोड़ी देर जब उसमें चलते हुए आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द आईआर रेडिएशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा जो आईआर लैंप होते हैं, जिन लोगों को बॉडी पेन रहता है या वो जॉइंट पर, तो आईआर मसाज करने के लिए आते हैं, आईआर लैंप आते हैं, है ना? तो वो क्या है? दे प्रोड्यूस आईआर रेडिएशन। वो आईआर रेडिएशन क्या करते हैं? हीटिंग इफेक्ट करते हैं। तो हीटिंग से वो मसल्स को रिलैक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? और सुनिए, माइक्रोवेव और या आईआर मतलब बाकी वेव्स, इसमें से जो हाई एनर्जी वेव्स है, दे कैन पेनिट्रेट ह्यूमन बॉडी। कौन सी? गामा रेज, एक्सरे। एक्सरे सुना होगा तुम लोगों ने, है ना? मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे से क्या यूज है? एक्सरे कभी आपको मौका मिला एक्सरे कराने का? अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ अगर पूछ कि नहीं मिलना चाहिए मौका कभी एक्सरे, बिकॉज एक्सरे कैन पेनिट्रेट ह्यूमन बॉडी। तभी तो आप टाइम देख पा रहे हैं। और जो आपकी लो फ्रिक्वेंसी वेव है, वो ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पा रही है? ये मेरा क्वेश्चन। क्यों नहीं कर पा रही है? They don't have that much energy. हाँ, They don't have that much energy in them. एनर्जी। अच्छा, और वेवलेंथ बहुत बड़ी है तो उनका फ्रीक्वेंसी कम है, सो टाइम टेकन टू ट्रैवल बहुत सारे। अच्छा, ये क्वेश्चन चलिए, ठीक है। हमारी बॉडी में अल्टीमेटली तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, अभी तो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ के आ रहे हो, एटम को मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी एंड राइट। Mostly wavelength that they might skip the वेवलेंथ ज्यादा है तो Yeah. बहुत अच्छे पॉइंट्स है, सोचिए। आदित्य शांत है, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? ऑलवेज बताइए भाई, क्या है? सारी वेव्स हमारी बॉडी में पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पा रही है, या हाई एनर्जी वाली क्यों कर पा रही है? चलो चाहिए ही बता दो। अब ये सिर्फ अगर आप आंसर बोलोगे कि हाई एनर्जी है, Atoms align. हाई एनर्जी वाली सब नहीं था। Atoms align. No, atoms align करते हैं। नहीं, एटम्स atoms का align जो करते हैं। एम्प्टी स्पेस रहता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो उनके बीच में हो जा सकता है बिकॉज़ वो बहुत ही बेसिक है। उनकी frequency मतलब कम होती है, सब साथ में होते तो फिर ज्यादा
हैं, आपने देखा ही है और गामा रे, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी वाले सब गामा, और इसमें आपने पढ़ा होगा जो रेडिएशन होते हैं अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव मटेरियल, दे ऑलवेज प्रोड्यूस अल्फा बीटा गामा रे, उसमें भी गामा रेज आपकी ज्यादा एनर्जेटिक होती है ना, रेडिएशन से खतरा रहता है बिकॉज दे कैन इंटरेक्ट विद द डीएनए। मॉलिक्यूलर लेवल की बात है, सेल तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस बायोलॉजिकल साइड की बात कर रहे हैं, और उसमें भी डीएनए का भी जो स्ट्रक्चर है उसके साथ इंटरेक्शन होकर जीन्स चेंज हो जाते हैं, राइट? क्यों है ऐसा? आपका आंसर सही था, इट्स ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड वेव। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए जैसे आप लोग ग्राउंड में देखा होगा, नेट लगाते हैं जो लोग फुटबॉल खेलते हैं या फिर बैडमिंटन खेलते हैं, पीछे नेट लगा होता है, राइट? नीचे इमेजिन कर सकते हैं। चलो जैसे मान लीजिए आपका नेट, ठीक है, ओके, अब आपकी बॉल इस नेट को क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ना? गोल जो करते हैं बॉल ऐसे तो नहीं कि पार हो गई, बॉल का साइज बड़ा है, नेट का साइज छोटा है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे समझो कोई छोटी बॉल ले लूँ तो वो क्या होगा, इट कैन क्रॉस। कुछ ऐसी सिचुएशन ये हमारी बॉडी में, ठीक है? तो जो आपकी रेज है वो कैसी होनी चाहिए? हाई फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। हाई फ्रिक्वेंसी है तो क्या होगा, इट कैन इजीली एंटर, इट कैन इजीली इंटरेक्ट विद द एटम, ठीक है? और जो कैसी है, लो एनर्जी वाली है, वो क्या है, वो अपने आप ही स्लो आ रही है, तो इट कैन नॉट इंटरेक्ट, यानी साइज वाला, समझे आप? तो इसकी जो हाई एनर्जी वेव होती है दे कैन पेनिट्रेट द ह्यूमन, राइट? और आपका क्या डायग्राम था, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोगों को समझा? ये देखिए, एक बार इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, रेडियो वेव्स चल रही है, ठीक है? रेडियो वेव यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है? जो उनका स्टेशन होता है वहां से वो ट्रांसमिट करते हुए आपका जो भी डिवाइस है, रेडियो है, टीवी है, एक है डिवाइस जिसको बोलते हैं रिसीवर, वो सिग्नल क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है? पहले बहुत बड़े बड़े एंटीना हुआ करते थे, अब वो डिश आ गया है और एक वो सेट टॉप बॉक्स रहता है, उसके बिना सिग्नल आता टीवी में नहीं आता, ठीक? दूसरा क्या है आपका, माइक्रोवेव, कहाँ यूज हो रहा है, कुकिंग, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल। आपका फोन, यहाँ पर भी रेडिएशन का ही काम है। आप लोगों ने सुना होगा कि रात को फोन को अपने पास रख के नहीं सोना चाहिए, जो बोल रहे हैं सर, है ना? दिन भर 24 घंटे तो फोन में रहते हैं, रात को भी उसको रख के सोए हो, राइट? तो बहुत डेंजरस चीज है, और स्पेशली कब, व्हेन बैटरी इज लो। अगर आपका बैटरी 1 या 2% है, आजकल मैं मुझे बच्चों को देखती हूँ 2% 3%, उस समय रेडिएशन का जो आपका लेवल है दैट इज वेरी हाई। तो अपने फोन की बैटरी आप ठीक है मैम, जब हम फ्लाइट्स में रहता है एयरप्लेन में भी सेम काम करता है, क्योंकि वेव्स इंटरैक्ट विद द प्लेन का तो सारा हम घिरे हुए फ्रिक्वेंसीज और वेव से, है ना? सारी चीजें आपकी वही है। फिर IR, ये देखो, ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, फायर एंड रेडिएशन, ये ध्यान से बोलो, सन फायर, ठीक है? जो कुकिंग गैस है आपका, या जो इंडक्शन वाली हीटिंग कॉइल है, या फिर होलिका दहन में, अभी आऊंगी उसके ऊपर भी, होलिका दहन वाली जो आपका कलर जो चेंज होते हैं ना, देखे आपने, फायर के अलग अलग कलर रहते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई वुड का पीस है, वुड का पीस है तो वो क्या है, जब इनिशियली आपका बर्न करता है, फायर बुझ गई, उसके बाद की कलर की बात करते हैं। या कोयला जानते हैं आपको, कोयला वो कैसे बर्न करता है, पहले डार्क डल रेड, फिर थोड़ा डार्क होगा, फिर और ऑरेंज जाएगा, फिर उसके बाद वो व्हाइटिश या ब्लूइश टिंट देगा आपको। उस समय जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आप सोचोगी तो व्हाइट दिख रहा है और ये ठंडे हैं और उसको छू लिया तो गलती हो जाएगा, ठीक है? अभी आपको समझेगा ऐसा क्यों हो रहा है।
फिर क्या है विजिबल लाइट, ये हम सब देख ही रहे हैं। फिर यूवी एब्जॉर्ब बाय द स्किन, यूवी लाइट कॉज कैंसर, स्किन कैंसर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यूज इन फ्लोरोसेंट ये ट्यूब यूज करते हुए पहले कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सरे, देखिए समझ में आ रहा है, मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर। देखो मैम तो गामा रेज को रेडिएशन ट्रीटमेंट से यूज करते हैं, कीमोथेरेपी। यस, मेडिसिन में, मेडिसिन नहीं, ये तो रेज डाली जाती है सेल्स के ऊपर और वो सेल्स को बर्न किया जाता है। नहीं, इट्स नॉट कीमो, इट्स रेडिएशन। अलग अलग तरीके का थेरेपी रहता है कैंसर के लिए, ठीक है। ये रेडिएशन बहुत छोटे लेजर भी यूज करते हैं। लेजर सुना होगा आप लोगों ने, आईज के ऑपरेशन में यूज किया था लेजर टेक्नोलॉजी ना, लेकिन वो गामा रेज नहीं होते बट वो वेव नहीं है आपकी सब। बहुत सारी यूज है। बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, ये जो लिखा हुआ है कैंसर सेल, जो सेल्स कैंसर जानते हैं आप, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए सेल। कैंसर इज नथिंग, इट्स द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, और वो इतना एबनॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से बाकी सेल्स और बाकी सेल्स की फंक्शन पे इफेक्ट आता है। तो वो पर्टिकुलर सेल को और उसका नेबरिंग एरिया को हटाता है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलो अब हम पढ़ेंगे एक फॉर्मूला जो आपका सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर अप्लाई होता है, ठीक है। क्या है, अभी हमने क्या सीखा है, ये सिंबल किसका था, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाउड, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम सीख के आए हैं, आपका स्पेक्ट्रम भी इसी के ऊपर बेस्ड है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव, ठीक है। तो फॉर न्यूमेरिकल पर्पस वी नीड टू रिमूव दिस साइन, और यहाँ पर वी विल इंट्रोड्यूस वन कांस्टेंट, जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पर c। c इज नथिंग, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, अपॉन लैम्डा। ये देखिए, ये आपका फॉर्मूला मिला, आप जैसा चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन में अगर c का वैल्यू मेंशन नहीं है तो आपको ये अपनी तरफ से कंसीडर करना है, ठीक। तो देयर आर ओनली 3 क्वांटिटीज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट। वन विल बी मिसिंग एंड यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को? तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे अब इसके ऊपर। इसी के स्पीड ऑफ लाइट, C is the speed of light, लिखा है, वैल्यू लिखी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरीज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। चलो एक क्वेश्चन आपकी बुक का ये प्रॉब्लम 2.3, प्रॉब्लम 2.3 विविध भारती। देखो क्या लिखा है विविध भारती का, अपने आप करना है, ठीक है। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी दिस 1368 के हर्ट्ज। के हर्ट्ज का मतलब क्या है, किलो हर्ट्ज। तो यू हैव टू चेंज इट इनटू हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, वो हमने बात नहीं की था। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस, अब आपको वेवलेंथ फाइंड करना है। चलिए करिए, आपको समझ में आया फॉर्मूला क्या है आपका, u इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। Second part, which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? हाँ, तो हमको ऐसे wavelengths याद रखने पड़ेंगे। ध्यान भी रखने पड़ेंगे, अभी आप देख कर सकते हैं आंसर, करते करते आइडिया होगा। वैसे भी विविध भारती की बात करी है सही ना, तो रेडियो वेव आएगा, टीवी और ये सब ना। कन्वर्ट दिस किलो हर्ट्ज इनटू हर्ट्ज, और उसके बाद क्या करना है आपको, आंसर वो देखना है, अपने आप निकालो।
चलो आंसर क्लियर है? डन एवरीवन? फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूं। चलिए एक और क्वेश्चन। द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम विजिबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेंज वॉलेट 400 ठीक है, रेड विबग्योर, इस बीच में सारे कलर आते हैं आपने, है ना? तो विबग्योर कितना है ये रेड? 750 नैनोमीटर। अब आप ये दोनों का फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिए, ठीक है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी। आपको वॉलेट कलर का वेवलेंथ दिया है नैनोमीटर, रेड का वेवलेंथ दिया है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ। तो न्यू वॉलेट आपको फाइंड करना है और न्यू रेड फाइंड करना है। चलिए राइट, आपने फ्रीक्वेंसी दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको क्या देगा? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ये वेवलेंथ का रेंज है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या हुआ हो गया? आंसर हो गया? What is the answer? 400 वाले का 0.75 into 10 raised to 15 volts. ओके 0.75 10 into 7.5. ओ हाँ 14 होगा अगर आप उसको 7.5 करेंगे तो वाले second वाले के लिए ये है ना आंसर? yes. ठीक है, और सेकेंड 4 into 10 raised to 14 volts. सब लोगों ने कैलकुलेट किया? जिसने नहीं किया बताइए, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है। वो 10 raised to power अलग आ रहा है। क्योंकि आपको क्यों अलग आ रहा है? नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप सी का यूनिट क्या रख रहे हैं? मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ किस में दिया है? नैनोमीटर में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर में। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? -9 10 to the power -9 नैनोमीटर स्मॉल है और मीटर कैसा है? बिग है, ठीक है? आप करिए तो आपका आएगा। हाँ हो गया, डन। चलिए एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेव नंबर। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी। Question is you have to find the wave number of the radiation having frequency 4 into 10 to the power 14 hertz. लीजिए क्या फाइंड करना है दिस टाइम? वेव नंबर। हम डायरेक्ट फोन अप्लाई कर देंगे। इसका हाँ करो करो जो करना है, ये आंसर करो।
डिस्टेंस है इसका जो ये ना थर्ड वाला 1.33 into 10 to the power 4. वो एक्चुअली वो 3 ना कंटिन्यू रहता है, 1.3 देखिए ये क्वेश्चन में आप लॉन्गर में भी यूज कर सकते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी दिया, पहले वेवलेंथ फाइंड करो और फिर उसका रेसिप्रोकल करो। उससे बेटर और क्या तरीका है? रेसिप्रोकल। हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या है आपका न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, करेक्ट? यही तो आपका फॉर्मूला है। और 1 बाई लैम्डा क्या है आपका? वेव नंबर। तो इसी को मैं आई कैन ऑल्सो राइट लाइक सी इंटू 1 बाई लैम्डा और सी इंटू न्यू, ठीक है ना? समझे? 1 बाई लैम्डा क्या था? वेव नंबर था। तो बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या हो गया? न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। तो न्यू बार आप डायरेक्ट निकालो, क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी अपॉन सी। यही क्या? देखिए, ठीक है? तो सी कितना है आपका? मैं इसे 1/a कर दिया, 1/4 into 10 का 15 कर दिया। 1/4 भी करोगे? वो मैंने सोचा कि वो v नंबर इज इक्वल टू 1/v। वेव नंबर 1/v नहीं है, क्या लिखा है? 1 बाई लैम्डा है। 1 बाई लैम्डा। हाँ, तो फिर नहीं कर सकते ना, आपको फ्रीक्वेंसी दिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? 3 क्वांटिटी है, एक मिसिंग रहेगी, वही आपको कैलकुलेट करना है और एक का वैल्यू आपके पास हमेशा नोन रहेगा। अभी ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले अभी आप लोग, अगर रेडी है तो। नहीं लेना तो नहीं लेंगे, लेना ठीक है, इसको बंद कर दो। अभी आपको इसमें टॉपिक पे फॉर्मूला है ना? बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं पिक्चर में। तो ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी तक जितना सीखा है इस पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद इसने डिस्क्राइब किया हुआ है आपको। ये हम जानते हैं 11 इज द एटॉमिक नंबर एंड 23 इज द मास नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है? सो नाउ आई एम टेलिंग यू द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, जैसे आइसोबार, आइसोटॉप, कुछ आपके लिए नोट है और कुछ आपके लिए है। तो आप पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट, ठीक है? तो सबसे पहले आइसोटॉप्स, इसकी हम बात कर रहे हैं। Isotopes are the species having same atomic number and different atomic mass. ठीक है, same atomic number and different atomic mass. 6C12, 6C13, 6C, क्या है ये? Isotopes, ठीक है? एवरेज एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वो आइसोटॉप्स के केस में ही पढ़ा था ना? नहीं, इसके केस में पढ़ा था आइसो एवरेज एटॉमिक मास आइसोटॉप्स पे आइसोटॉप्स का आएगा, ठीक है? हमने उसमें क्लोरीन 35 वो लिया था। नेक्स्ट है आपका आइसोबार। आइसोबार्स आर द स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक मास, ठीक है? जैसे है आपका 18 argon, 40 and 20
कैल्शियम बॉन्ड। यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपको क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है, ठीक है, और एटॉमिक वेट कैसा है, सेम। समझ में आया? थर्ड है आपका आइसोटोन्स, ठीक। अब आप ये दो आपके लिए नोट है, आई गेस। नेक्स्ट है आइसोटोन्स का मतलब होता है द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आइसोटोन्स किसको बोला जाता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हैं A माइनस जेड, तो जिसमें कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, राइट। एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, तो A माइनस जेड। नॉर्मली ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, एटम Z कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z X और A, तो ये है आपका Z एटॉमिक नंबर और A क्या है, ठीक है। तो आइसोटोन समझ में आया, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन सी स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा F माइनस, एक मैंने लिखा O नेगेटिव, एक मैंने लिखा N3 नेगेटिव, देखो कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे F नेगेटिव में, नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स F9 है, तो कितना हो गया 10। ऑक्सीजन 8 है, it has gained 2 electron 10। नाइट्रोजन 7 है, it has gained 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया 10। समझ में आया? यहाँ तीनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10। तो these ये जो है किसके एग्जाम्पल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। ये वर्ड कई बार आपको जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स, ये इसके बारे में लिखे, आइसोस्टर्स species having same number of atoms and electrons, same number of atoms and electrons, दोनों ही आपके सेम होंगे, same number of atoms and electrons, इसको बोला जाता है आइसोस्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल अभी देख के बताएंगे, ठीक है, इसको लिखा नहीं है, बता दूंगी आपको। नेक्स्ट है आइसोडायाफर्स, लिखो। इस एग्जांपल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसोस्टर्स को सेम हो जाएगा ना, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे सिंगल, हाँ, ये वाले इसमें सेम होंगे। स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो ये F माइनस O माइनस सेम नंबर नहीं, वो इलेक्ट्रॉन होगा, वो एटम और इलेक्ट्रॉन। एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ शुड बी सेम। यहाँ नहीं, एटम नंबर ऑफ एटम 2 है या 3 है, जितने भी है, और वो चार्ज भी होता है। और चार्ज, ओके, जैसे O का है ना, ठीक है ना। O2 का चार्ज माइनस 2, मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। एक और नोट डाउन कीजिए, आइसो डायाफर्स, PHERS, ठीक है। ये आपका नया है, न्यू है ये। एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ A माइनस Z, इसको ध्यान से देखो। A क्या था आपका, एटॉमिक मास, माइनस 2Z, उसमें से आपने क्या माइनस किया है, डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। तो वो जो नंबर आपको मिलेगा, अगर वो दो स्पीशीज का सेम है, तब आप उनको क्या बोलोगे, आइसो। Same number of neutrons. नहीं,
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहाँ से आएगी? न्यूट्रॉन ये वाला सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो नहीं है। वो A minus Z होगा। हाँ A माइनस जेड होगा। तो तुमने किया ना ऊपर A माइनस जेड वाला, A माइनस जेड वाला किया था ना आइसोटोन्स, न्यूट्रॉन्स वाले किया है ना आइसोटोन्स। हाँ, ये A माइनस 2Z है, ये आइसोडाई बनता है। ठीक है, ये हो गया। चलो अब और आगे की बात। अभी आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ गया ना सब लोगों को, है ना? ठीक है, अब मैं आपको अभी पार्टिकल नेचर को अभी नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात बता। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम वाली चीज हमारी एक अभी जो आपने सीखा है ये स्पेक्ट्रम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग विच नेचर ऑफ लाइट? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर? वेव नेचर, है ना? हम वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने क्या मतलब कंक्लूजन सीखा यहाँ पर कि जो रेडिएशंस आपको मिल रहे हैं फ्रॉम द हीटेड बॉडी, वो क्या है? आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है? ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो क्या है आपका? विच शोज द पार्टिकल नेचर। उसको मैं अभी नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगी। अभी थोड़ा आपको दूसरे स्पेक्ट्रम का, ठीक है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये करेंगे हम बात। तो क्या होता है बेटा, अभी अपने को क्या क्या समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है? वी हैव अरेंज्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ये तो क्या है, आपने एक सीरीज बना दी, उसको हमने क्या नाम दिया? स्पेक्ट्रम। ठीक है, और देयर इज इंस्ट्रूमेंट which is spectrophotometer through which you can find the spectrum of each solution और सब molecules को find कर सकते हैं। अलग अलग डिवाइसेस हैं, ठीक है? और ये जो पूरी टेक्निक है ये एक केमिस्ट्री का अलग फील्ड हो जाता है which is known as स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप इन फ्यूचर कोई नया मॉलिक्यूल डिजाइन करते हैं लैब में तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है? क्या बॉन्ड लेंथ है, कहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल है, कितना डिस्टेंस है, एनीथिंग, राइट? जस्ट लाइक एक्सरे, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? काइंड ऑफ एक्सरे। जैसे हम एक्सरे करते हैं बोन फ्रैक्चर फाइंड करने के लिए, तो वैसा ही है मॉलिक्यूल का एक्सरे करेंगे तो वो आता है आपका कौन सी टेक्निक? स्पेक्ट्रो। ठीक है, अब ये जो स्पेक्ट्रम है इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? एक को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक? और ये दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आपको क्या मिल जाता है? नॉर्मल स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, नॉर्मल मतलब अभी समझा रही हूँ, आगे अभी समझा रही हूँ, ठीक है? प्रिज्म जानते हैं आप लोग? प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म डिस्पर्स करता है लाइट को। जो व्हाइट
व्हाइट लाइट है, जो सनलाइट है, इसको क्या कर रहा है, 7 कलर्स में ब्रेक कर रहा है। पढ़ा है 10th में ये सब। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारी व्हाइट लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। क्या है, वेव प्योर। ठीक है, वो 7 कलर्स क्या है, ये भी आपका रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर। राइट, इससे पहले कौन सा रीजन मिल रहा है आपको, यूवी, और इसके बाद कौन सा मिल रहा है, आई। ठीक है, समझे। जितने भी कलर्स है, जितना हम देख पाते हैं वो सारा यहाँ पर है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट किए थे, ये देखा है, तो 7 कलर्स देखे बेसिकली। नहीं तो जो डीवीडी रहती है उसको लाइट में रखो, उसमें भी ऐसे मर्जिंग कलर्स नजर आते हैं। तो ये कलर सारे आपस में कैसे रहते हैं, मर्ज। अगर आपको अभी स्पेक्ट्रम दिखाया जाए तो आप यहाँ से नहीं बोले, ऐसा कोई आई मीन पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं कि वो यहाँ तक वॉयलेट है, इसके बाद इंडिगो शुरू हुआ, इसके बाद ये शुरू हुआ। सब कलर्स आपस में क्या है, मर्ज है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया है। राइट, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। रेनबो जो आप देखते हैं, कभी देखा रेनी सीजन में नजर आ जाएगा आपको, तो उसमें भी कलर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि यहाँ तक रेड है, इसके बाद फिर मिक्स रहता है सब। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट, जो ब्लू आपका वॉयलेट कलर है उसकी अपनी अलग फ्रिक्वेंसी है, इंडिगो की अलग फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ, ब्लू का अलग, ग्रीन का अलग। ये बात समझे आप, इट इज ए पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी अब यहाँ पर वॉयलेट कलर की फ्रिक्वेंसी और रेड कलर की फ्रिक्वेंसी को अगर आप कंपेयर करेंगे, वॉयलेट कलर की लाइट और रेड कलर की लाइट, किसका फ्रिक्वेंसी ग्रेटर है, वॉयलेट का वेवलेंथ कैसा है, रेड का फ्रिक्वेंसी कम है। समझ में आया, हम सिर्फ इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पहले ही समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। मान लीजिए मैंने कोई सैंपल लिया, सपोज हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम, ठीक है, और इफ आई एम पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू, यहाँ से मैंने क्या किया, व्हाइट लाइट, क्या होगा, क्या हाइड्रोजन लिया मैंने, चलो कोई भी ले लो आप, कोई भी अपने एटम्स और मॉलिक्यूल चाहिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इफ यू आर पुटिंग रेडिएशन ऑन सर्टेन एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूल, White light will split into 7 different ऑन द सैंपल। आपने एक ग्लास का कोई भी ट्यूब लिया, उसके अंदर सैंपल लिया और वहां से व्हाइट लाइट पास कर दिया। हाँ, तो क्या हुआ, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपकी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, कुछ क्या होगी यहाँ से पास होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट। क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, और ये लाइट आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। एक काम होगा, कुछ लाइट आपकी दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल्स, रोक लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 काम हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सर्टेन फ्रीक्वेंसीज आर एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल, कुछ लाइट आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ लाइट क्या हो गई वहां से पास। 3 काम। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि हमें लीव ग्रीन क्यों नजर आती है, ट्री की लीव कैसी दिखती है, ग्रीन, क्यों, क्लोरोफिल की वजह से। क्या हो रहा है वहाँ पे, It absorbs every color besides green. It reflects green. कितने भी कलर नजर आ रहे हैं, आपकी टी शर्ट का कलर ब्लू है, तो क्यों है, क्योंकि इट इज रिफ्लेक्टिंग ब्लू कलर लाइट। समझ में आ रही है बात, इट इज रिफ्लेक्टिंग ब्लू कलर लाइट, और बाकी सारे व्हाइट कलर के कलर कहाँ चले गए, एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी जब भी किसी सैंपल के ऊपर आप लाइट डालते हैं तो देयर आर 3 प्रोसेस हैपनिंग। Some frequencies are absorbed by the molecules, some are reflected, and some light is coming out as a transmitted. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर जिस मॉलिक्यूल ने कुछ फ्रीक्वेंसी क्या की है, एब्जॉर्ब की, ठीक है, तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, राइट, है ना। गर्मियों में आपको गर्मी लग रही है, आपने कुछ ग्लूकोन डी टीवी वाले ऐड दिखाते हैं, है ना, पीली एनर्जी आ गई, तो ऐसे क्या हुआ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन की।
एनर्जी गेन करने का मतलब उसने क्या गेन किया है, उसने कुछ फ्रीक्वेंसीज यहाँ से अपने पास रखी और अब ये जो एटम्स हैं ये किस पे चले गए, एक्साइटेड स्टेट में। किस पे चले गए, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जो मैंने इसने इस कलर से दिखाया है ये जो एटम्स किस में आ गए, एक्साइटेड स्टेट। इनके पास आ गई एनर्जी बहुत ज्यादा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट को वैसे भी शो करते हैं, यानी H प्लस मैं ऐसे लिखूं एनर्जी और H के ऊपर मैंने लगाया स्टार। ठीक है, बोथ आर हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, ये एक्साइटेड फॉर्म। इट इज हैविंग ग्रेटर एनर्जी देन द नॉर्मल हाइड्रोजन। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज्यादा देर तक ये नहीं रह सकता, राइट। एक्साइटेड स्टेट विल रिमेन अप टू ओनली 10 to the power -8 सेकेंड, इतनी देर। उसके बाद क्या होगा, ये वापस कहाँ आना चाहेगा, अपनी नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट के लिए वी आर यूजिंग वर्ड ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है, ये कौन सी चीज है आपकी, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट के बाद इट हैज टू कम अगेन ऑन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए क्या होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, है ना। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की उतनी ही क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो कैन आई राइट लाइक दिस -E। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। जो पॉइंट आपको नहीं समझ में है आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, नहीं राइट। क्या हो रहा है फिर से समझो कि हमने व्हाइट लाइट के अंदर आपके पास सारे कलर्स है। अभी अच्छा से एग्जांपल दूंगी तो आपको सब समझेगा। फिर यू आर पासिंग दिस लाइट थ्रू सर्टेन मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज हैपनिंग, सम फ्रीक्वेंसीज आर रिफ्लेक्टेड। 7 में से कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गई और कुछ क्या हो गई, ठीक है। तो जो सैंपल एक्साइट हुआ वो वापस किस में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालेगा, जो उसने एब्जॉर्ब की। अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ पर मान लीजिए उसने एक आपकी सपोज ग्रीन और येलो, दो कलर उसने क्या किए, एब्जॉर्ब किए। तो यहाँ पे कौन से कलर मिलेंगे आपको, समझ में आ रही है। जो एब्जॉर्ब किया है वही क्या करेगा, वो बाद में निकालेगा। ठीक है, यहाँ पर कितने कलर्स मिल रहे हैं भाई, हियर 7 कलर्स मिल रहे हैं। अब जो ट्रांसमिटेड लाइट आ रही है इसका अगर मैं स्पेक्ट्रम लूंगी तो विल आई गेट 7 कलर्स, नहीं मिलेंगे, है ना। 7 कलर्स तो नहीं मिलने वाले क्योंकि कुछ तो यहाँ पर क्या हो गई, ऑब्जर्व हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसको छोड़ दो, अब ये एब्जॉर्प्शन वाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया, तो बाहर जो स्पेक्ट्रम लेंगे हम वो ट्रांसमिटेड लाइट का, तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी आपकी, मिसिंग होगी। ठीक है, तो इसके स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये जो इसने लाइट निकाली है, एक्साइटेड सैंपल बाद में नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, इसका अगर आप लेंगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा, जो वहां मिसिंग था। तो समझ में आया, जो वहां पर मिसिंग था वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे हम इसको, एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर मैं ये दोनों को मर्ज कर दूं तो वो ये वापस क्या बन जाएगा, इसको आप ऐसे समझो कि चलो अब आप शॉपिंग करने गए मॉल में या जहां आपकी चॉइस है, मान लीजिए आपको शर्ट, ठीक है, और शॉपकीपर के पास कौन से हैं, 7 कलर के शर्ट हैं। आप गए, उसने रिव्यूअर आपके सामने रख दिया, आप उसमें से अपनी पसंद के 2 कलर के शर्ट, 3 वॉटेवर लेके आ गए। ठीक है, कौन से कलर ले लीजिए, जो आपकी चॉइस है। मान लीजिए आपने ब्लू ले लिया, एक येलो, एक और 3 कलर की शर्ट लेके आप घर आ गए। ठीक, आपके बाद आपका फ्रेंड सेम शॉप पर गया और गई, आप दुकानदार उसको क्या दिखाने, मान लीजिए अभी सप्लाई नहीं हुई तो रिमेनिंग कलर से तो मिलेंगे ना उसको। जो आपका फ्रेंड गया वो क्या देख सकता है, वॉयलेट देख सकता है, इंडिगो देख सकता है, ये गायब हो गया, ब्लू गायब हो गया, ग्रीन और रेड। ठीक है, तो आपका फ्रेंड सिर्फ इस पार्ट को देखता है, शॉपकीपर उसको यही दिखाएगा। तो दिस इज अवर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसमें से 3 कलर मिसिंग हैं, कहाँ गए, आप घर लेके आ गए, आप क्या थे, आप सैंपल थे।
में आया? आपने वहां से 3 कलर के शर्ट्स पिक करे और आप घर आ गए, उसके बाद आपका फ्रेंड आया तो उसको तो सिर्फ ये 4 कलर मिल रहे हैं, ठीक? तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम हुआ? आप जब ये इस लाइट का यानी इस ट्रांसमिटेड लाइट को आप लेंगे देखकर तो आपको वहां पर कौन से कलर मिसिंग मिलेंगे? ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। इस कलर की लाइट नहीं मिलेगी विद योर, ठीक है? अब आप घर पहुंचे, फर्स्ट वन जो गया था 3 कलर पिक करके, घर पे जाके अपनी मम्मी को हम कलर दिखाने की, देखो मैं ये 3 शर्ट लाइन लाया हूँ, तो मम्मी कितने कलर देख पाएगी? मम्मी को बाकी नहीं पता मम्मी कौन से कलर देख रही है जो आपने यहाँ देखे हैं। तो वहां स्पेक्ट्रम अगर आप लोगे तो यू विल फाइंड ओनली 3 कलर लाइंस। डिफरेंस को समझ में आया? मम्मी ने बोला पसंद नहीं आया, वापस करो। आप जाके फिर शॉप पे फोटो ले आए, तो फिर यहाँ पे क्या मिला? क्या समझे क्या हो रहा है? समझ में आया? मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? सर्टेन फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब करते हैं और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और फिर से उनको क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, ठीक है? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, एक को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक को हम क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है? तो नाउ वी विल नोट डाउन फ्यू लाइंस अबाउट द एब्जॉर्प्शन और एमिशन। लाइन क्या हम डिफरेंस लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा ये क्या? एमिशन में फिर सारे कलर होते हैं। एमिशन में सारे नहीं दिखेंगे ना, एमिशन में वो दिखेगी जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई है। एमिशन इज द शर्ट which you bought from the shopkeeper। तो घर पे तो वही दिखाओगे ना जो आप खरीद के लाए हो, है ना? ऐसा है। तो हम absorption और emission को जब ऐड कर देंगे तो रेगुलर स्पेक्ट्रम होगा। रेगुलर स्पेक्ट्रम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, है ना? ये व्हाइट कलर की अगर हम बात करें तो व्हाइट कलर। तो अभी हम क्या लिखेंगे? डिफरेंसेस बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रम और नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डिफरेंस बता रही हूँ तो आपको क्या हो जाएगा? एमिशन के लिए लिखिए emission spectrum is obtained when radiation from the source ठीक है स्लैश एक्साइटेड सैंपल रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स स्लैश एक्साइटेड सैंपल, ठीक है, are directly analyzed by spectroscope। समझिए आप या तो डायरेक्ट सोर्स की लाइट को आप एनालाइज करें या फिर एक्साइटेड सैंपल्स से डायरेक्टली आ रही लाइट को आप एनालाइज किया। दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। Emission spectrum obtained when the radiation from the source slash from excited sample are directly analyzed in the spectroscope। ठीक है? स्पेक्ट्रम सैंपल को लेके जाना मैम स्पेक्ट्रम ओरिजिनल से सुधार करना है पूरा सैंपल को। एक्साइटेड सैंपल में सिर्फ वो होगा जो उसने रेडिएट किए, जो एब्जॉर्ब किए वो मारेगा। सोर्स का कैसे हाँ? लाइक obtain when radiation from the source is also directly सोर्स मतलब अभी आप दूसरा लिखोगे आपको समझेगा ये लाइन का मीनिंग। अभी इसका लिखिए, एब्जॉर्प्शन का लिखिए। एब्जॉर्प्शन में आप क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द सैंपल, ठीक है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम
spectrum is obtained when the white light is first passed through the substance or sample and the transmitted light is analyzed in the spectroscope. मैं डायग्राम बना दूं आपको, बना दूं अगर कंफ्यूजन होगा। ये देखिए, ये आपकी व्हाइट लाइट, दिस इज द सैंपल, ठीक है। और सैंपल से बाहर क्या आ रहा है, सैंपल से बाहर क्या आ रहा है, ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक। तो इसका अगर हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको अगर डायरेक्टली एनालाइज, इस लाइट को हम एनालाइज कर रहे हैं तो इट विल गिव यू एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब यहाँ पर सैंपल, ये काम होने के बाद सैंपल किस स्टेट में आया, किस स्टेट में आया सैंपल, बोलिए, एक्साइटेड स्टेट में। यानी यहाँ से इसने दो कलर की लाइट एब्जॉर्ब करी, एक्साइटेड स्टेट में है, और एक्साइटेड स्टेट फिर से किस में आ रहा है, नॉर्मल में आएगा। तो जब नॉर्मल में आएगा तो जो उसने एब्जॉर्ब किया था वही वो क्या करेगा, वॉमिट करेगा, उसकी जो लिया था। तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली लाइट को एनालाइज कर रहे हो, इसलिए मैंने वो वर्ड लिखवाया। तो हम क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, और ऊपर वाला क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। आप देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रही हूं मैं, आप मुझे बताइए, ये आपका सपोज ये इसमें सारे 7 कलर्स आएंगे। इमेजिन कीजिए जो आपको विबग्योर है ना, मॉडल से स्टार्ट करके रेड, एमिशन ने उससे मान लीजिए यहाँ से ग्रीन और रेड को उसने क्या किया है, ग्रीन और येलो इसने एब्जॉर्ब किया, और यहाँ पर ग्रीन और येलो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको कौन सा कलर नजर आएगा, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। तो आपका हुआ ये पहली लाइन आपको मिलेगी ग्रीन, ठीक है। दूसरी लाइन कौन सी मिलने वाली है, विद योर, हाँ, फिर मिलेगी आपकी लाइन, आपको ये मिलेगा स्पेस स्पेक्ट्रम। बाकी जो स्पेस है वो कैसा रहेगा, ब्लैक, ना कुछ है ही नहीं। तो आराम से चलेंगे, जब तक नहीं समझे आपको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम वी आर टेकिंग फ्रॉम द एक्साइटेड सैंपल। एक्साइटेड सैंपल क्यों हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए। एक्साइटेड सैंपल का मतलब क्या है, दिस सैंपल हैज एब्सॉर्ब्ड सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं किसका, ग्रीन और येलो, ठीक है। यानी अगर वो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप ग्रीन और येलो कलर का शर्ट लेके आ गए, अब घर आके मम्मी को दिखा, तो मम्मी को कौन से कलर दिखने वाले, ग्रीन और येलो। तो वही मैं बोलूँ कि अगर मैंने उसका स्पेक्ट्रम लिया है तो वी वुड बी एबल टू सी ओनली ग्रीन एंड येलो लाइन सेपरेटेड बाय डार्क ब्लैक बैंड्स। इसको हम बैंड बोलेंगे क्योंकि बीच में कुछ है नहीं है, बाकी जगह कैसी है, खाली है। गॉट इट? तो एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस। इट कंसिस्ट ऑफ, एमिशन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क बैंड्स। जो बड़ा आपका एरिया है वो क्या है, डार्क बैंड्स, डार्क स्पेसेस या डार्क बैंड हो सकते हैं, ठीक है। समझे आपके लिए डायग्राम, ये इसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा एमिशन में, एमिशन में जो उसने लाइट एब्जॉर्ब करी थी भाई एमिट होने वाली है, राइट। तो बाकी लेंगे डार्क स्पेस में मिलेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा समझे। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी यही कहानी थी, ठीक है। पूरा विबग्योर चल रहा है, लेकिन क्या मिसिंग है यहाँ पे, क्या मिसिंग है, ग्रीन और येलो। तो ग्रीन और येलो के प्लेस पे मैं ब्लैक कलर ले रही क्योंकि मेरी स्क्रीन वैसी है, तो आपको बाकी सारे कलर नजर आएंगे। ग्रीन के प्लेस पे ब्लैक लाइन, ये ब्लैक एज्यूम करना, और येलो के प्लेस पे ब्लैक लाइन, बाकी जगह आपको सब क्या मिलेगा, समझे। विबग्योर है पूरा 7 कलर का, उसमें से यहाँ पर ग्रीन और येलो लाइन मिसिंग होगी, उसके प्लेस पे ब्लैक लाइन मिलेगी। अब इसको मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या होगा, फिर पूरा आपका हो जाएगा, है ना। पजल
जैसे है जो स्पेस मिसिंग है आप रखोगे तो कोई बदल नहीं आती, वैसे ही जैसा भी आप समझना चाहें। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन, it consists of dark lines in the otherwise continuous spectrum. It consists of dark lines in continuous spectrum. पूरा आपका continuous spectrum है, उसमें से 2-3 जगह लाइन मिसिंग है। कुछ समझ में आया बेटा? क्या है? टफ लग रहा है बहुत? पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है? डार्क लाइन्स। किसकी डार्क लाइन है? क्योंकि वो कलर की लाइट किसने रोक ली अपने पास? सैंपल ने रोक ली। और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? डार्क स्पेसेस। यहाँ क्या मिल रहा है आपको? डार्क स्पेसेस, क्योंकि ये मिसिंग वाली आपको यहाँ पे, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉन्टिन्यूअस। ठीक, एक थर्ड पॉइंट और लिखिए, emission spectrum can be continuous और discontinuous, दोनों तरीके का हो सकता है, continuous और discontinuous। continuous का मतलब होता है सारे कलर्स मर्जिंग वाले, discontinuous बीच बीच में लाइन्स आ गई, है ना। लेकिन जो आपका ये है सेकेंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हमेशा कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। ये दोनों हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विल ऑलवेज बी डिसकंटिन्यूअस। वो डिपेंड करेगा आपके वाइट लाइट क्या है, वहां पर दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ हमेशा आपको कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। जब भी आप इसको किसी सैंपल से पास करेंगे तो वहां पे कुछ फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी? एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो इसलिए आपको ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं। ठीक है, तो समझ में अभी बात? कोई कंफ्यूजन? इधर ये वाले इसमें एक्साइटेड वाला भी मतलब एमिशन वाला भी एमिशन वाला दोनों तरीके का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ हमेशा आपको डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो समझ में आया भाई? अब इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयनिक ग्राउंड, विच इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइट। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले पार्टिकल नेचर करेंगे। मेरे को बताने का मतलब ये था इसके बीच में से, क्योंकि अभी आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी आप मॉड्यूल के क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक कर पाएंगे ज़्यादा। एक बार लेकिन आप पढ़ाई करिए एनसीईआरटी से और मॉड्यूल के के ड्रॉबैक्स तक किया था एनसीईआरटी में, तो उसके ड्रॉबैक्स तक किया था मैंने। इसमें एनसीईआरटी में तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब आपका न्यूमेरिकल पार्ट शुरू। बहुत मॉडल से मैम वो मिलीकेट का ऑयल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है क्या? आप क्लास में कहाँ रहते हो? फोकस कहाँ रहता है? नहीं मतलब मैं ये एनसीईआरटी रहता है। एनसीईआरटी में है। हाँ आप पढ़ो ना एनसीईआरटी, आपको समझेगा। नहीं एनसीईआरटी में, पर मैंने छोड़ दिया था इस बारे में मिलीकेट का वो ऑयल एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे। बाद में वो करना जो अभी करना है पढ़ूंगा। ठीक है, तो और मोल कॉन्सेप्ट आप लोग रिवाइज करते रहिए, किसी दिन भी मैं आपका सरप्राइज टेस्ट देने वाली हूँ मोल कॉन्सेप्ट का। तो हमने याद करना शुरू कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी